पिछले लेक्चर में हमने डीईएस एल्गोरिदम का विश्लेषण किया था, जो पहला मॉडर्न एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है। लेकिन ये और साथ ही साथ ये भी देखा कि 1990 के दशक के अंत तक आते आते डीईएस उतना सुरक्षित नहीं रह पाया, क्योंकि एक तो कंप्यूटर की रफ्तार बहुत बढ़ गई और साथ ही साथ डीईएस के को तोड़ने के लिए लीनियर क्रिप्ट एनालिसिस, डिफरेंशियल क्रिप्ट एनालिसिस जैसी नई तकनीक भी आ गई। तो आज के लेक्चर में हम एईएस, जो डी नया एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम डीएस के बाद बना, उसकी चर्चा करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि 1990 के दशक के अंत तक डीएस बहुत सुरक्षित नहीं रह गया था। 1999 में एक ब्रूट फोर्स सर्च, सारी की एक एक करके टेस्ट करें और उसमें से जो सही हो उसको निकालें। एक दिन के अंदर ही उससे की निकल गई। और अगर ये 1999 की बात है, आज की बात करेंगे तो आज के कंप्यूटर्स कुछ मिनटों में ही वो की निकाल देंगे। ये सब देखते हुए सन 1997 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, ये एक अमेरिकन संस्था है, इसको निस्ट कहते हैं शॉर्ट हैंड में, तो इसने एक वर्ल्ड वाइड कॉल करी एक नए एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम के लिए, जो कि डीईएस की जगह लेगा। इसके लिए 15 प्रपोजल आए और अगले 3 सालों में इन प्रपोजल्स का इवैल्यूएशन हुआ। इवैल्यूएशन के लिए भी ये प्रपोजल पब्लिक वेबसाइट पे डाल दिए गए, जिससे कि कोई भी उसकी एनालिसिस करके उसका निष्कर्ष निकाल सकता था, सबमिट कर सकता था। और अंततः राइंडेल एल्गोरिदम, जो कि 2 बेल्जियन क्रिप्टोग्राफर विंसेंट रिजमैन और जॉन डीमन का बनाया हुआ था, उसको चुना गया सन 2001 में और इसको नाम दिया गया एडवांस्ड एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड या एईएस। तो एईएस के जो कुछ मुख्य पैरामीटर्स हैं वो इस प्रकार हैं। ब्लॉक साइज 128 बिट का है, जैसे कि शुरू से ही हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं कि 128 बिट का की साइज, ब्लॉक साइज ब्रूट फोर्स अटैक को रोक सकता है। की साइज इसके 3 हैं, 128 बिट, 192 बिट और 256 बिट। और तो इसका अर्थ यह हुआ कि एईएस के 3 फ्लेवर हैं, जिसको प्रयोग करना हो तो कोई भी एक फ्लेवर का प्रयोग कर सकता है। ये भी राउंड बेस्ड एल्गोरिदम है, अर्थात जैसे डीएस में 16 राउंड थे, उसी प्रकार एईएस में भी कई राउंड होते हैं और वो नंबर ऑफ राउंड्स की साइज से संबंधित होता है। 128 बिट की साइज है तो 100 उसके 10 राउंड है, 192 बिट के 12 राउंड है और 256 बिट के एल्गोरिदम जब प्रयोग होता है तो उसके 14 राउंड है। हर एक राउंड में 4 ऑपरेशन किए जाते हैं। ये भी डीएस जैसे ही है, एक राउंड में 4 ऑपरेशन हैं और हर राउंड में वो चारों ऑपरेशन आते हैं। और ये 4 ऑपरेशन हैं, इनके नाम दिए गए हैं बाइट्स अप, शिफ्ट रो, मिक्स कॉलम और ऐड राउंड की। तो फिर डीएस के प्रकार से यहाँ पे हर एक राउंड में की का प्रयोग होता है और वो राउंड की होती है, जो डी एईएस की 128 बिट की यदि हम माने तो उससे निकाली गई होती है। और एक फिक्स्ड मेथड है कि पहले राउंड में इस प्रकार से की निकाली जाएगी, जो की 128 बिट की दी हुई है, दूसरे राउंड में इस प्रकार से निकाली जाएगी, तीसरे राउंड में इस प्रकार से निकाली जाएगी एंड सो ऑन। तो
क्योंकि ब्लॉक साइज इसका 128 बिट का है, तो एक ब्लॉक 128 बिट 16 बाइट होते हैं, और इसमें जो ब्लॉक को का व्यू या जिस प्रकार से ब्लॉक देखा जाता है वो थोड़ा भिन्न है। 16 बाइट को हम साधारणतया मानेंगे कि एक के बाद एक 16 बाइट रो एक ही लाइन में लगी हुई हैं, लेकिन AES के लिए ये 16 बाइट को 4/4 मैट्रिक्स के फॉर्म में देखा जाता है। तो जैसे मैट्रिक्स B यहाँ दिखाई गई है, ये ब्लॉक को रिप्रेजेंट करती है, ब्लॉक को दर्शाती है, और इसमें 16 एलिमेंट्स हैं, A00, A01, A02, A03 और इस प्रकार से अंत तक A33। ये 16 एलिमेंट हुए, हर एक एलिमेंट एक बाइट है, और ये जो 16 बाइट एक ब्लॉक में है वो यहाँ पे पहला 4 बाइट पहले रो में, दूसरी 4 बाइट दूसरे रो में, तीसरी 4 बाइट तीसरे, और अंत की 4 बाइट चौथी रो में है। तो जब हम एक ब्लॉक को इस प्रकार से देखते हैं, और जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ जो AES एल्गोरिदम है वो 128 बिट की साइज वाला है और 10 राउंड वाला। इसी प्रकार से अन्य की साइज और राउंड वाले भी एल्गोरिदम हैं, लेकिन उनकी चर्चा हम नहीं करेंगे। 128 बिट से अधिक लोकप्रिय एल्गोरिदम है, सबसे अधिक प्रयोग में आ रहा है इस समय। तो बाइट सब जैसे सब्स्टिट्यूशन साइफर था कि वहाँ भी एक बाइट को दूसरे बाइट से हम रिप्लेस कर रहे थे, उसी प्रकार से बाइट सब भी एक बाइट को दूसरी बाइट से रिप्लेस करता है। और ये एक फिक्स्ड या स्पेसिफिक एल्गोरिदम के द्वारा बता दिया जाता है कि कौन सी बाइट को किस बाइट से रिप्लेस करेंगे। इसको एक टेबल के रूप में भी देख सकते हैं। एक बाइट की 256 वैल्यूज़ होंगी, और हर एक वैल्यू के लिए कौन सी वैल्यू रिप्लेसमेंट में होगी वो टेबल में दिखाया जाएगा। ये एक नॉन लीनियर ऑपरेशन है, और पूरे एल्गोरिदम में बाइट सब ही एक नॉन लीनियर ऑपरेशन है, बाकी सारे लीनियर ऑपरेशंस हैं। ये ऑपरेशन जैसे सब्स्टिट्यूशन साइफर में भी हमने देखा था कि अगर दो भिन्न बाइट हैं उनको आउटपुट भी दो अलग अलग होगा, और इसी प्रकार सब्स्टिट्यूशन बाइट सब में भी यदि इनपुट बाइट अलग अलग वैल्यू की हैं तो उनका आउटपुट भी अलग अलग होगा। और इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हमको आउटपुट मालूम है तो उससे कौन सा इनपुट है वो निकालना भी बहुत आसान है। अब हम आते हैं अगले ऑपरेशन, शिफ्ट रो। ये बहुत ही सरल ऑपरेशन है। ये अगर आप ये दो मैट्रिक्स को देखें, ये इनपुट मैट्रिक्स है और ये शिफ्ट रो के बाद आउटपुट मैट्रिक्स है। इसमें पहली रो आप देखेंगे तो कोई अंतर नहीं है पहली रो में, दूसरी रो में अंतर है। A11 शुरू में आ गया है, A12 उसके बाद है, फिर A13 और अंततः A10 जो कि पहला एलिमेंट था दूसरी रो का। तो इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये जो रो है इसको रोटेट कर दिया गया है एक एलिमेंट के द्वारा, और उससे ये रो बन गई। अगली रो उसी प्रकार से रोटेशन किया गया है, लेकिन इस बार दो एलिमेंट के द्वारा, जिससे कि A22 शुरू में आ गया है, A23 फिर A20 अंत में A21। और चौथी रो का रोटेशन हुआ है तीन एलिमेंट के द्वारा, जिससे कि A33 प्रारंभ में आ गया है, A30, A31, A32। तो ये जो ऑपरेशन रोटेशन का है ये लेफ्ट रोटेशन है, क्योंकि बाईं ओर जा रहे हैं सारे एलिमेंट। A11 बाएं में एक एलिमेंट चला गया बाईं रो वाली रो में, कॉलम में, सॉरी, ये रो हुई मैट्रिक्स की और ये कॉलम है। तो इसी प्रकार से ये सारे रोटेशन बाईं तरफ किए गए हैं।
तो इसका जो उद्देश्य है वो ये, जो आगे जाके उपयोगी साबित होगा, कि इस प्रकार से रोटेशन करने के पश्चात अगर हम कोई भी कॉलम देखें, जैसे कि ये कॉलम हम देखें, पहला कॉलम इस मैट्रिक्स का, तो इसमें जो 4 एलिमेंट हैं ये चारों हैं। तो A00, A11, A22, A33 ये चारों भिन्न भिन्न कॉलम में थे इनपुट में, और आउटपुट में ये चारों एक ही कॉलम में आ गए। इसी प्रकार यदि हम दूसरा कॉलम देखें तो दूसरे कॉलम में ये एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट को यदि हम इनपुट में देखेंगे तो ये 3 और ये चौथा, ये चारों एलिमेंट हैं। तो दूसरा कॉलम भी के चारों एलिमेंट भी अलग अलग कॉलम्स में इनपुट में मौजूद हैं, और वो चारों घूम के एक ही कॉलम में आ जाते हैं। इसी प्रकार तीसरे चौथे कॉलम सब में यही प्रॉपर्टी है कि चारों एलिमेंट कॉलम के अलग अलग कॉलम से आते हैं और एक कॉलम में आ जाते हैं। तीसरा ऑपरेशन है मिक्स कॉलम। इसमें एक फिक्स्ड मैट्रिक्स के द्वारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया जाता है इनपुट के। यदि मिक्स कॉलम का इनपुट ये मैट्रिक्स है 4x4, तो उससे ये फिक्स्ड मैट्रिक्स, ये भी 4x4 मैट्रिक्स है और इसमें सारे नंबर फिक्स्ड हैं, कोई बदलाव नहीं किया जा सकता इनमें, और इस मैट्रिक्स से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इस मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जैसा रूप है कि ये पहला रो लेके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरा रो लेके दूसरे कॉलम से, तो इससे एक नया कॉलम बनेगा। तो अर्थात पहला कॉलम आउटपुट का होगा ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय पहला कॉलम। इसको हम अन्य प्रकार से भी देख सकते हैं पॉलिनॉमियल के फॉर्म में, लेकिन उसको हम ज़्यादा उस तरफ ध्यान नहीं देंगे। और चौथा ऑपरेशन है ऐड राउंड की का। ऐड राउंड की में जैसा ये पिक्चर दिखा रही है, अगर ऐड राउंड की का इनपुट ये मैट्रिक्स है तो आउटपुट इसका ये मैट्रिक्स बिटवाइज एक्सऑर विद ये की मैट्रिक्स। की मैट्रिक्स की 128 बिट की है, तो उसमें से हर एक राउंड में 128 बिट निकाली जाती हैं। थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी किया जाता है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन फिक्स्ड है, सबको ज्ञात होता है, उसमें कोई बदलाव कभी नहीं होता। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के हर एक राउंड में अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा 128 बिट निकालते हैं। तो ये राउंड की है, उसको भी 4x4 मैट्रिक्स के रूप में लिखा जाता है और बिटवाइज एक्सऑर लिया जाता है। और बिटवाइज एक्सऑर की चर्चा हम पहले कर ही चुके हैं। पहला एलिमेंट ये 8 बिट का है, इसका एक्सऑर होता है इसके पहले एलिमेंट जो भी 8 बिट का है, और ये वास्तव में बिट बाय बिट एक्सऑर होता है। 1 + 1 0 हो जाता है, 0 + 1 1 रहता है, इत्यादि। तो ये राउंड की का ऑपरेशन हो गया। नंबर ऑफ राउंड्स 10, 12 या 14 हैं, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। और इन सब ऑपरेशन के अलावा पहले राउंड से भी पहले एक ऑपरेशन और हम करते हैं जो कि ऐड राउंड की ऑपरेशन है। तो इसका अर्थ ये है कि जब इनपुट ब्लॉक होता है तो सबसे पहले उस पर ऐड राउंड की ऑपरेशन करते हैं, तो वो एक 11वां राउंड की हुआ, और या उसको कह सकते हैं पहला या 0th राउंड की।
उसके बाद पहला राउंड होता है, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, 10 राउंड तक इस प्रकार से जाता है। एक और बदलाव जाता है इस, और लाया गया है इस एल्गोरिदम में, वो ये कि आखिरी राउंड में मिक्स कॉलम ऑपरेशन नहीं है। अर्थात 10वें राउंड में जो 4 ऑपरेशन की बजाय 3 ही ऑपरेशन प्रयोग होते हैं, बाइट सब, शिफ्ट रो तथा ऐड राउंड की। मिक्स कॉलम उनमें से नहीं होता। अन्य सभी राउंड में मिक्स कॉलम भी उपस्थित है। तो हम जैसे मैंने कहा कि 10 राउंड वाले एईएस जिसमें 128 बिट की का प्रयोग हुआ है, उसकी तरफ ध्यान देंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे। तो कुछ इसमें ऑब्जर्वेशंस के साथ प्रारंभ करते हैं इसका। पहला ये कि अगर हम चारों ऑपरेशन की ओर ध्यान दें और कोई एक इनपुट ब्लॉक का कोई एक एलिमेंट ले लें, तो जब उसमें ऐड राउंड की होता है ऑपरेशन, तो वो एलिमेंट अन्य एलिमेंट से मिक्सिंग नहीं होता। वो एलिमेंट में एक राउंड की बाइट का एक्सऑर होता है। बाइट सब में उस एलिमेंट को एक किसी अन्य एलिमेंट से रिप्लेस कर दिया जाता है, तो उसमें भी मिक्सिंग नहीं है। शिफ्ट रो में वो एलिमेंट का स्थान शायद बदल जाए, वो अगर दूसरे रो के पहले कॉलम में है तो वो बदल के दूसरे रो के चौथे कॉलम में पहुंच जाएगा, इस प्रकार से। लेकिन उस एलिमेंट में अन्य एलिमेंट का मिक्सिंग नहीं है। तो केवल मिक्स कॉलम ऑपरेशन ऐसा है जो कि हर एक कॉलम के 4 एलिमेंट को आपस में मिक्स कर रहा है। और शिफ्ट रो हर एक कॉलम, जैसे कि हम देख चुके हैं कि अलग अलग कॉलम के एलिमेंट्स को एक कॉलम में लेके आता है। मिक्स कॉलम हर एक कॉलम के एलिमेंट्स को मिक्स करता है। तो अब जब ये दोनों ऑपरेशन एक साथ होते हैं हर एक राउंड में, तो 2 राउंड के पश्चात ही सारे एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट जो आउटपुट होगा 2 राउंड के बाद का, वो निर्भर करेगा इनपुट के 16वें एलिमेंट के ऊपर। तो ये जो चर्चा पहले हुई थी कि लीनियर ऑपरेशन का मिक्सिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ भी वही चरितार्थ हो रहा है। मिक्स कॉलम और शिफ्ट रो दोनों ही लीनियर ऑपरेशंस हैं और उनके द्वारा बड़ी अच्छी मिक्सिंग हो रही है। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि चारों ऑपरेशन इन्वर्टेबल हैं। तो जब हम डिक्रिप्शन करना चाहेंगे तो हमारे पास साइफर टेक्स्ट है और ये सारे ऑपरेशन हम उल्टी दिशा में लेके जाएंगे या इन्वर्स करेंगे, जो कि आसानी से किया जा सकता है। बाइट सब केवल एकमात्र नॉन लीनियर ऑपरेशन है जिसकी वजह से इसमें सिक्योरिटी आती है। डिक्रिप्शन में पहले हम 10वां राउंड करेंगे, फिर 9वां, इस प्रकार से राउंड की ऑर्डरिंग बदल जाएगी। ऑपरेशन जो हैं हर एक राउंड में उनकी भी ऑर्डरिंग बदल जाएगी और वो इन्वर्स ऑपरेशन हो जाएंगे। ऐड राउंड की को देखें तो ऐड राउंड की अपना ही इन्वर्स है, क्योंकि यदि कोई बिट एक्सऑर करते हैं कि तो उसी को बिट को फिर से एक्सऑर करने पे उस बिट की कैंसिलेशन हो जाता है, तो हम वापस पुरानी स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो ऐड राउंड की का इन्वर्स ऐड राउंड की ही है, लेकिन ऐड राउंड की का प्रयोग जब हम करते हैं डिक्रिप्शन में, तो राउंड की जो है उसकी ऑर्डरिंग बदल जाती है। जो आखिरी राउंड की है एन्क्रिप्शन में, वो पहली राउंड की बन जाती है डिक्रिप्शन में। शिफ्ट रो और बाइट सम, ये दोनों ऑपरेशन एक के बाद एक होते हैं, पहले बाइट सम फिर शिफ्ट रो, लेकिन इनकी ऑर्डरिंग बदली जा सकती है क्योंकि ये दोनों ही एक बाइट पे होते हैं, तो किसी भी ऑर्डर से करें इससे अंतर नहीं पड़ता। इसी प्रकार ऐड राउंड की और मिक्स कॉलम की ऑर्डरिंग भी बदली जा सकती है। जैसे इसमें देख सकते हैं कि पहले ऐड राउंड की का प्रयोग हुआ है, उसके पश्चात मिक्स कॉलम का मल्टीप्लिकेशन हुआ है। अगर हम इसको मैट्रिक्स के हिसाब से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स एडिशन के रूप में देखें,
तो इसको हम लिख सकते हैं, पहले मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया गया m को b से और फिर जोड़ा गया m टाइम्स k से। तो थोड़ा राउंड की डेफिनेशन कुछ बदल जाएगी, k के बजाय m टाइम्स k बन जाएगा और राउंड की, और फिर उसका लेकिन ऑर्डरिंग बदल जाएगी। और मिक्स कॉलम यहाँ पे अब हम आते हैं इस कारण कि मिक्स कॉलम आखिरी राउंड में क्यों नहीं प्रयोग हुआ। तो इसका कारण यह है कि जब 10वें राउंड के बजाय जब हम 9वें राउंड पे देखते हैं, उसके मिक्स कॉलम और ऐड राउंड की को एक्सचेंज कर देते हैं, तो और जो लास्ट राउंड का ऐड राउंड की है, जैसे मैंने कहा था कि इंक्रिप्शन में भी पहले राउंड से भी पहले एक ऐड राउंड की का प्रयोग होता है। तो इन सब को मिला के अगर हम देखें 9वें राउंड में बाइट सब, उसके बाद शिफ्ट रो, उसके बाद मिक्स कॉलम, उसके बाद ऐड राउंड की, फिर बाइट सब, फिर शिफ्ट रो, फिर ऐड राउंड की। ये इंक्रिप्शन में ऑर्डरिंग है। शिफ्ट रो बाइट सब को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, मिक्स कॉलम ऐड राउंड की को भी एक्सचेंज कर सकते हैं जैसे अभी बताया। और अब जब डिक्रिप्शन में हम देखेंगे तो डिक्रिप्शन में इस ऐड राउंड की को हम पहले राउंड से भी पहले वाला ऐड राउंड की मानेंगे। उसके बाद क्योंकि एक्सचेंज हो गया है तो बाइट सब पहला ऑपरेशन हो जाएगा, उसके बाद शिफ्ट रो आएगा, उसके बाद मिक्स कॉलम आएगा, उसके बाद ऐड राउंड की चौथा आएगा। तो डिक्रिप्शन में भी अब पहले राउंड की ऑर्डरिंग ऑपरेशन की वही है जो कि एन्क्रिप्शन में है, और इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो भी हम देखते जाएंगे कि हर जगह इसी प्रकार से निकल के आता है। ये दूसरे राउंड के ऑपरेशन चले जाएंगे, ये भी एक्सचेंज हो जाएंगे, एंड अंत तक इसी से प्रकार से चलता रहेगा। तो ये कारण है अंत में मिक्स कॉलम न रखने का कि ये हमें एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन ऑपरेशन सीक्वेंस को एक ही बनाने में सहायता करता है। तो ये AES का स्ट्रक्चर है, उसकी थोड़ा हमने समझने की कोशिश करी कि ऑपरेशन का क्या, हर एक ऑपरेशन का क्या उपयोग हो रहा है यहाँ पे। अब AES की एनालिसिस पे आते हैं। हर एक राउंड में एक ही सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस है। तो जैसे हमने DS के लिए किया था कि शुरुआत में DS की एनालिसिस के लिए 1 राउंड DES हमने लिया था, उसी प्रकार 1 राउंड AES की एनालिसिस से प्रारंभ करेंगे। तो इसमें अगर आखिरी राउंड, पहला राउंड ही आखिरी राउंड है, कोई मिक्स कॉलम नहीं है, तो ऐड राउंड की, बाइट सब, शिफ्ट रो, ऐड राउंड की, ये 4 ऑपरेशंस हैं। लेकिन क्योंकि कोई मिक्स कॉलम नहीं है तो इसमें मिक्सिंग हो ही नहीं रही, तो एन्क्रिप्शन जो है वो बाइट बाय बाइट है। ऐड राउंड की इनपुट के एक बाइट में एक बाइट ऐड राउंड की जोड़ा गया, उसको थोड़ा बाइट सब ने उसका स्थान परिवर्तित कर दिया, तो बाइट सब में उसको बदल दिया सब्स्टिट्यूशन साइफर के द्वारा, शिफ्ट रो ने उसका स्थान परिवर्तित कर दिया, और ऐड राउंड की में उसमें फिर एक की बाइट को जोड़ दिया गया। तो कोई भी बाइट इनपुट की देखेंगे वो आउटपुट में की एक बाइट को निर्धारित करता है, सिर्फ एक बाइट को। तो ये एक सब मिला के ही एक सब्स्टिट्यूशन साइफर हम इसको मान सकते हैं, विद सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय परम्यूटेशन, क्योंकि स्थान भी बदल रहा है बाइट का। तो सब्स्टिट्यूशन प्लस परम्यूटेशन साइफर एक प्रकार का है। और हम पहले ही देख चुके हैं कि इस प्रकार सब्स्टिट्यूशन प्लस परम्यूटेशन साइफर को बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है अगर हमारे पास नोन प्लेन टेक्स्ट या चोजन प्लेन टेक्स्ट अटैक की उपलब्ध है। अब हम आते हैं 2 राउंड AES पे। तो इसमें पहले राउंड में मिक्स कॉलम
है, लेकिन दूसरे राउंड में मिक्स कॉलम नहीं है। तो एक ही बार मिक्स कॉलम का प्रयोग हो रहा है। इसका अर्थ है कि मिक्सिंग पूर्ण रूप से नहीं हुई है। तो 4 बाइट को मिक्स, सिर्फ एक बार मिक्स कॉलम का प्रयोग 4 बाइट को मिक्स कर रहा है। तो इसको भी यदि हम ध्यान से देखेंगे तो 4 बाइट का एक ग्रुप को लेके एक सब्स्टिट्यूशन साइफर हम बना सकते हैं, एक बड़ा सा, जो कि 4 बाइट को 4 बाइट के द्वारा रिप्लेस कर रहा है। 4 बाइट का अर्थ है कि कुल वैल्यू, ये 4 बाइट में जो कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है वो 2 to the 32 है, क्योंकि 32 बिट की वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। 2 to the 32 संभावनाएं हैं उसकी, जो कि लगभग 4 गीगाबाइट होता है। तो यदि हम 4 गीगाबाइट स्टोरेज लेके एक टेबल बनाते हैं और 4 गीगाबाइट का 14 प्लेन टेक्स्ट अटैक कर सकते हैं, जो तो फिर उससे हम पूरा ये एल्गोरिदम तोड़ सकते हैं। ये बहुत आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमारे पास ये क्षमता है 4 गीगाबाइट का प्लेन टेक्स्ट इनपुट करके इसका साइफर टेक्स्ट देखने की, तो फिर ये एल्गोरिदम को तोड़ा जा सकता है। अब आते हैं 3 राउंड एईएस पे, लेकिन अब 2 बार मिक्स कॉलम का प्रयोग हुआ है, और जैसे पहले मैंने कहा था 2 राउंड के बाद 16 बाइट्स मिक्स हो जाती हैं। तो ब्रूट फोर्स अटैक अब संभव नहीं है। डिफरेंशियल क्रिप्टोएनालिसिस का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि डीएस में काफ़ी सफल हुए थे, लेकिन एईएस का डिज़ाइन इस प्रकार का है कि डिफरेंशियल क्रिप्टोएनालिसिस टेक्निक इस पर काम नहीं करती। इसी प्रकार से लीनियर क्रिप्टोएनालिसिस टेक्निक भी इस पर काम नहीं करती। इस एईएस का आविष्कार सन 1997-98 के दौरान हुआ था। तब तक डिफरेंशियल क्रिप्टोएनालिसिस और लीनियर क्रिप्टोएनालिसिस दोनों तकनीक ज्ञात हो चुकी थी। तो नेचुरली जो इसके आविष्कारक थे, उन्होंने ये डिज़ाइन इस प्रकार से किया कि डिफरेंशियल क्रिप्टोएनालिसिस तथा लीनियर क्रिप्टोएनालिसिस इस पे कारगर न साबित हों। और ये भी एक कारण था कि क्यों इसको निस्ट ने इसको चूज़ किया, इस एल्गोरिदम को एईएस वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड बनाया। तो इसका डिज़ाइन ही इस प्रकार का है कि डिफरेंशियल लीनियर क्रिप्टोएनालिसिस इस पे काम न करें। लेकिन एक अन्य प्रकार का डिफरेंशियल क्रिप्टोएनालिसिस, जो कि डीएस में नहीं प्रयोग हुआ था, लेकिन उसका भी आविष्कार किया गया, उसको स्क्वायर अटैक के नाम से जाना जाता है। और उसका प्रयोग करने पर 4 राउंड एईएस तक आसानी से हम तोड़ सकते हैं। इस प्रकार की डिफरेंशियल क्रिप्टोएनालिसिस में हम 2 प्लेन, जनरली जो डीएस में हमने देखा था डिफरेंशियल, अच्छा उसकी ये चर्चा नहीं हुई, लेकिन ये एक्सपैंडेड या जनरलाइज्ड फॉर्म है डिफरेंशियल क्रिप्टोएनालिसिस का। इसमें 4 राउंड एईएस तक को तोड़ा जा सकता है, लेकिन वो डीएस की अपेक्षा इसकी, जिसमें कि 16 राउंड डीएस को भी लीनियर क्रिप्टोएनालिसिस के द्वारा ब्रूट फोर्स से कहीं अधिक तेजी से तोड़ा जा सकता था। एईएस के लिए ये हमें कोई भी टेक्निक नहीं इस समय मालूम है जो कि 10 राउंड एईएस को ब्रूट फोर्स से अधिक तेजी से तोड़ सके। और एईएस को आए हुए लगभग 25 साल हो चुके हैं, और अभी भी 4 राउंड एईएस से अधिक राउंड की एईएस को आसानी से तोड़ना संभव नहीं है। ऐसी कोई तकनीक ज्ञात नहीं है जो कि ये कर सके। तो इस प्रकार से एईएस का जो जिन कारणों से उसका आविष्कार किया गया, उसका प्रयोग प्रारंभ हुआ,
वो अभी तक भी सुरक्षित रहा है और इसीलिए AES आज भी हर जगह हर प्रकार से प्रयोग में आता है। आपके चाहे कंप्यूटर हो, चाहे फ़ोन हो, चाहे कोई अन्य कंप्यूटिंग डिवाइस हो, राउटर हो या सर्वर्स हो, सब जगह AES एल्गोरिदम का प्रयोग होता है। जब भी डेटा हमें नेटवर्क के ऊपर भेजना होता है और इस प्रकार का डेटा है जो कि सुरक्षित रखना जाना आवश्यक है, उसको AES के द्वारा एन्क्रिप्ट करके ही भेजा जाता है। अब सवाल उठता है कि अगर हमें डेटा भेजना है किसी व्यक्ति को किसी अन्य देश में जो कि है, AES द्वारा एन्क्रिप्ट तो हम कर देंगे, लेकिन AES की दोनों एक साथ कैसे निर्धारित करेंगे? उसके लिए पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग होता है, जो कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे।